हेलो एंड वेलकम। मैं हूं श्वेतांकी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स सिलेबस वाइज, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुकी है। सेकंड चैप्टर की बात करूं तो इसको भी मैंने सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इनकी जितने भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड सारे के सारे कवर कर दिए हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और साथ ही साथ पोलराइजेशन क्या है, डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन कैसे हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद अ वेरी बेसिक टॉपिक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आई एम श्योर आपको पहले से पता है कंडक्टर्स किसे बोलते हैं, इंसुलेटर्स किसे बोलते हैं। तो अगर बेसिक डेफिनेशन पे हम जाएं तो कंडक्टर्स वैसे मटेरियल होते हैं बच्चों जिनमें फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं। अगर फ्री चार्ज अवेलेबल है तो अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करें तो फ्री चार्ज क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल फील्ड से इन्फ्लुएंस होकर मूव करना शुरू करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ये या तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे या तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, पर मूव तो करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बनती है। अगर डेफिनेशन पे जाऊँ तो दीज आर द कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल थ्रू विच चार्ज कैन मूव फ्रीली। ठीक है, इसमें चार्ज फ्रीली मूव होते हैं। एग्जाम्पल में मेटल्स है, ग्रेफाइट है, एंटीमनी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। इंसुलेटर कंडक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसमें फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होती, तो यानी फ्री चार्ज मूव नहीं कर सकते फ्रीली। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, वो है पोलराइजेशन की, मतलब वहाँ पे चार्ज की हल्की सी सेपरेशन होती है। ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे बच्चों। अभी समझो कि यहाँ पे चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती। इन केस ऑफ इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती बिकॉज चार्ज फ्री नहीं होते हैं, फ्रीली चार्ज मूव नहीं कर सकती इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज फ्री नहीं कर सकती तो फिर ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप ग्राउंडिंग भी नहीं कर सकते हो। अब ग्राउंडिंग अर्थिंग तो मैंने आपको समझाया है ना। ग्राउंडिंग अर्थिंग में क्या, दीज आर बेसिकली दोज फेनोमेना जिसमें आप किसी मेटल को अगर ग्राउंड या ब्रॉडली आप बोलो तो किसी कंडक्टर को ग्राउंड से किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो, तो अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसको ग्राउंड अर्थ क्या करती है, न्यूट्रल कर देती है। ठीक है, एक्सेस चार्ज को एक्सेप्ट करके उस कंडक्टर को न्यूट्रल कर देती है। तो ये फेनोमेना सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में देखने को मिलता है। इंसुलेटर में वी कैन नॉट सी द ग्राउंडिंग प्रोसेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो प्लास्टिक ग्लास आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस पर्टिकुलर पार्ट का है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की वो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर मैं पहले समराइज कर दूं फिर डिटेल में आपको समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, उसके इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अगर मैं कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, हमेशा जीरो। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आऊँ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की वजह से, अगर मैं यहाँ से आपको प्रूव करके बताऊंगी, वी कैन से कि कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज क्या होता है, चार्ज नहीं होता। कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता, तो क्यू इनसाइड भी इसमें क्या होता है, जीरो। यानी जितने भी चार्ज आप कंडक्टर को दे लो सबके सब रिसाइड कहाँ करते हैं, इसके सरफेस पे करते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको बताई है पहले भी, बट यहाँ पे समराइज कर लेते हैं कि व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो अगर पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे ना किसी भी पॉइंट पे, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी कॉन्स्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू उतनी होती है जितनी की कंडक्टिंग सरफेस पे पोटेंशियल होती है, उतनी वैल्यू किसी भी कंडक्टिंग रीजन के अंदर होती है। ठीक है, V इक्वल्स कॉन्स्टेंट। इस वजह से हम किसी कंडक्टर को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल रीजन बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर को हम इक्विपोटेंशियल रीजन, बिकॉज जितनी भी कंडक्टर में जितनी भी रीजन होती है, जिस जगह भी जाओ कंडक्टर के अंदर, हर जगह पोटेंशियल आपको सेम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस से आपको समझ आता है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब कंडक्टर की सरफेस है, अंदर तो फील्ड है नहीं, पर सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, किसी भी शेप का भी ले लो आप। ठीक है, तो अगर सरफेस
इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, या कह सकते हो एरिया वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट वन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो है बच्चों, लेकिन आउटसाइड की बात करें, ठीक है, और आउटसाइड से अच्छा आप लिखो जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अगर कैलकुलेट करोगे तो दैट इज इक्वल टू, मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वह सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट रीजन, मतलब जिस जगह पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, जिस पॉइंट पे, ठीक है, उसके जस्ट बिलो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड। तो दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो यू कैन स्किप दिस पार्ट और डायरेक्ट आप वहां जाओ जहाँ पे मैंने आपको डायलेक्ट्रिक पढ़ाया है और पोलराइजेशन की बात की है, ठीक है। तो आप इन पार्ट को स्किप कर सकते हो। आइए सबसे पहले हम सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती है। तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। यानी अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने किसी कंडक्टर को रख दिया ना, तो कंडक्टर में तो फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज इन्फ्लुएंस होंगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसमें नेगेटिव चार्ज होंगी वो लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगी और ये अपने पीछे छोड़ जाएंगी पॉजिटिव आयंस को जो राइट साइड में एक्यूमुलेट होंगी, है ना। तो ड्यू टू दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या इस कंडक्टर के अंदर एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट होगा जिसका नाम हम देंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड। और पहले से तुम्हारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पे पहले से ई नॉट प्रेजेंट है जो कि ई आउटसाइड ड्यू टू आउटसाइड है। तो यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे ना, अगर तुम निकालोगे ई इनसाइड द कंडक्टर, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू नेट सम ऑफ दीज टू फील्ड। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ई जो नेट तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगी दैट इज इक्वल टू ई आउटसाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ जहाँ पे बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे चार्ज कुछ इस तरीके से खुद को अरेंज करती है ना कि किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे नेट, या इसको इस तरीके से लिखो ज्यादा सही रहेगा हर पॉइंट के लिए वैलिड कि ई इनसाइड इक्वल्स ई आउटसाइड प्लस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो नेट वेक्टर सम क्या होता है किसी भी पॉइंट पे? जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर, चाहे वो न्यूट्रल कंडक्टर हो यानी कंडक्टर तुम्हारे पहले से कोई चार्ज नहीं हो उस केस में भी, या अगर कोई चार्ज कंडक्टर हो तो चार्ज कंडक्टर में भी। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें चार्ज कंडक्टर में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे कुछ अलग तरीके से होती है और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होती है। बेसिकली तो जो चार्ज का अरेंजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज इन सच अ वे दैट इट मेक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इक्वल्स जीरो, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मेरी। अभी इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, यानी अगर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफी सेंसिटिव है, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। अब कंडक्टर के अंदर रखने का मतलब वो मालूम मेरे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर तुम एक कैविटी बना दो, ठीक है, इसके अंदर एक कैविटी बना दो। अब ये जो कैविटी है ना बच्चों, अब ऐसा नहीं है कि ये मेरी जो कंडक्टिंग मीडियम है बस इतनी है, बस इतनी सी मेरी कंडक्टिंग मीडियम है ना। तो यहाँ येलो वाले पोर्शन में कंडक्टर प्रेजेंट है और मैंने क्या किया, उस कंडक्टिंग मीडियम में बीच में एक कैविटी बना दी है। तो इस कैविटी में मैं अपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रख सकती हूँ, या वहां पे हम बच सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट वहां नहीं काम करेगी, बिकॉज वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। तो कैसे जीरो होगी? अभी तो अपने मैंने बताया कि किसी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, तो कंडक्टर तो वहां है ही नहीं, तो फिर जीरो कैसे? भाई कंडक्टर से घिरा हुआ है ना, अगर कंडक्टर से घिरा हुआ है ना तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कैसे होगी? इसके प्रूफ पे जल्दी से बता दो, देख लो, याद कर लो, प्रूफ देखना है तो प्रूफ देख लो, अदरवाइज स्किप करो इस पार्ट को। देखो मुझे ये तो पता है ना कि इस येलो वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हाँ, पहली प्रॉपर्टी से ये तो जानते हैं ना कि जहाँ कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। अब क्या करो ना,
अब क्या करो, इस कंडक्टर का जो इनर सरफेस है ना, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट इस कंडक्टर से होते हुए इसके जस्ट अंदर से आप क्या करो ना, एक गॉसियन सरफेस ले लो और वहां गॉस लॉ अप्लाई कर दो। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ अप्लाई करो। तो इस गॉसियन सरफेस में गॉस लॉ अप्लाई करने का मतलब क्या है, गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, है ना, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो कैन वी राइट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड अ गॉसियन सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने गॉसियन सरफेस कहाँ माना है, कंडक्टर के अंदर माना हुआ है, कंडक्टिंग रीजन है अंदर में। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है हमें बताया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की क्या जीरो नहीं हो गई? क्या लेफ्ट हैंड साइड जीरो होने का मतलब क्या, क्यू का जीरो होना, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट तो नॉन जीरो है, तो क्यू इन साइड जीरो हो गई। भाई क्यू इन साइड जीरो का मतलब क्या है कि ये गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा। अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा बच्चों, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये है ना कि कहीं किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, फिर से गॉसियन लॉ अप्लाई कर दो ना यहाँ पे। अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो राइट साइड की इक्वेशन, लेफ्ट साइड की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे फिर से जीरो आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैविटी हमने ड्रॉ की है एक कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर हमने जो कैविटी निकाली है, कैविटी बनाई है, इस कैविटी में आप रह सकते हो आराम से, बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से आप बच सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी थी पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो। नेक्स्ट वन इज, इनफैक्ट आप नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी यहीं से समझ सकते हो, ये कहती है कि जो चार्ज होती है, जो नेट चार्ज होती है वो दैट इज इक्वल टू जीरो इनसाइड एनी कंडक्टर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ठीक है, तो नेट चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, मतलब आप किसी कंडक्टर को अगर एक्सेस चार्ज दे भी दो तो ये चार्ज कहाँ चली आती है, इसके सरफेस पे चली आती है। ठीक है, अभी भी मैंने जो गॉस लॉ से प्रूव किया था, इनफैक्ट वही यहाँ पे भी होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है एंड हमें पहले से ये प्रॉपर्टी पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। हमको ये पहले से पता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, ये हम जानते हैं पहले से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप क्या करो ना, आउटर सरफेस के जस्ट अंदर से एक गॉसियन सरफेस ले लो, जस्ट अंदर से, आउटर सरफेस से आप क्या करो, एक गॉसियन सरफेस ले लो और यहाँ पे आप गॉस लॉ अप्लाई कर दो। अगर इस गॉसियन सरफेस पे आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो गॉसियन सरफेस जो कि जस्ट कंडक्टर के अंदर है और बाहर जो आउटर सरफेस है उसके जस्ट अंदर पे आपने गॉसियन सरफेस लिया है, तो यहाँ पे गॉस लॉ क्या कहता है अगेन, ई डी एस इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ई तो जीरो है ना, ई जीरो है, कहाँ पे जीरो है भाई, इस गॉसियन सरफेस पे जीरो है, ई हर पॉइंट पे जीरो है, क्योंकि ये कहाँ है, एक कंडक्टर के अंदर है, ये हम पहले से जानते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की जीरो अगेन आपकी कह सकते हो कि क्यू इज जीरो, यानी क्यू ये गॉसियन सरफेस कितनी चार्ज इनक्लोज कर रहा है, जीरो चार्ज इनक्लोज कर रहा है। इसका मतलब अगर इवन आपने इसको ये कंडक्टर को तुमने एक्सेस चार्ज अगर दिया भी है, अगर इस कंडक्टर को तुमने एक्सेस चार्ज दिया भी है तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन कह सकते हो, या ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि ये चार्ज क्या होती है, कहाँ चली आती है, अपने सरफेस पे चली आती है। कहाँ चली आती है बच्चों, सरफेस पे। तो कोई भी चार्ज तुम दे लो अंदर में, ये चार्ज कहाँ चली आती है, सरफेस पे चली आती है। इस वजह से किसी भी कंडक्टर में भले ही वो वॉल्यूम ही क्यों ना हो, एक सरफेस ना हो, कि एक वॉल्यूम कंडक्टर की रीजन ही क्यों ना हो, एक सॉलिड कंडक्टर ही क्यों ना हो बच्चों, वहां पे हमेशा हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ कंडक्टर वी ऑलवेज यूज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और से डेंसिटी एंड नॉट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बिकॉज वॉल्यूम के अंदर तो होती ही नहीं है चार्ज, है ना, कंडक्टर के रीजन अंदर में चार्ज नहीं होती, इसकी बस सरफेस पे होती है। तो यहाँ पे हमेशा हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, वी ऑलवेज यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर एनी कंडक्टर। ठीक है, हम किन की बात करते हैं, सिग्मा की।
सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अच्छा एक और बात, ये देखा गया है कि जो सिग्मा होती है मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सरफेस पे चार्ज चली तो आती है बट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बच्चों, तो ये देखा गया, आई मीन ये डिराइव कर सकते हो आप, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रीजन में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है। अगर आपकी तुमने स्फीयर की, तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, तो स्फीयर के केस में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, बिकॉज हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सरफेस, उस स्फीयर के रेडियस के ही इक्वल होगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास इस तरह की कोई सरफेस है, कोई ऐसी सरफेस है, ठीक है, आई मीन ये कंडक्टिंग कोई सॉलिड कंडक्टर है, तो इस केस में डिफरेंट रीजन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस जगह पे बात करूँ, इस सरफेस की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रेडियस इसकी देखूँ तो क्या मेरी ये वाली ऐसी कुछ इसके लिए सर्कल बनेगी, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल, दिस स्फीयर इनफैक्ट, तो इस स्फीयर का ये पार्ट है सरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस कुछ होगी, कुछ रेडियस होगी, यही तो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। अच्छा इस सरफेस में मैं जाऊँ तो यहाँ पे कुछ ऐसी यू नो दिस स्फीयर का पार्ट है, ये स्फीयर थोड़ी सी बड़ी है इससे, अगर मैं इस पार्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे ये इस स्फीयर का पार्ट दिख रहा है ना, तो इस पॉइंट पे रेडियस इसकी कुछ होगी, इस पॉइंट पे रेडियस इसकी कुछ होगी, तो दीज आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर डिफरेंट सरफेस। तो यहाँ पे अगर मेरी ये आर ए है, ये आर बी है, ये आर सी है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दैट RA is less than RB is less than RC। तो यहाँ पे जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी ज्यादा होगी उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतनी कम होगी। मतलब आप कह सकते हो कि अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो यहाँ पे इस जगह पे रेडियस सबसे कम है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी चार्ज होगी, चार्ज डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिफरेंट पॉइंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होंगी, यहाँ पे थोड़ी सी रेयर होंगी और यहाँ पे सबसे ज्यादा दूर दूर पे चार्ज होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ पे भी दिस सरफेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके कुछ रेडियस है, तो ये RA RB लगभग सेम है, तो यहाँ पे इनकी दोनों की चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिमिलर है। तो डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट सरफेस पे किसी भी कंडक्टर के आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो आप इस पॉइंट को बस याद रख लो कि जो सिग्मा है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है कि नेट चार्ज इनसाइड क्या होती है, कंडक्टर के जीरो होती है, ठीक है ना बच्चों, ये पॉइंट याद रखना दैट Q इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज इनसाइड जीरो है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, यानी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आप क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और इसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी की कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल होगी, ठीक है। इसे कैसे प्रूव करें, बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि V इक्वल्स कांस्टेंट, ठीक है, एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। तो इसे प्रूव कर ले। देखो, मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, ये पॉइंट A है, ये वाली पॉइंट B है, ठीक है, दो पॉइंट है मेरे पास। तुमने आई मीन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बिल्कुल मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया था, बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस होती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा V इक्वल्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ E डॉट dr, ठीक है ना।
व्हाट इज डेल्टा वी भाई, कहाँ से कहाँ मालूम, ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, तो मेरी फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है, तो जो चेंज होगा वो कैसे होगा, वी बी माइनस वी ए फाइनल से इनिशियल करेंगे ना, वी बी माइनस वी ए भाई ए पॉइंट से तुम कहाँ पहुंच रहे हो, बी पॉइंट पे पहुंच रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये कंडक्टर है, मुझे पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी बच्चों तो क्या ये जीरो हो गई, अगर ये जीरो हो गई मीन्स इस इक्वेशन के अगर लेफ्ट साइड जीरो हो गई, तुम कह सकते हैं क्या कि वी ए इक्वल्स वी बी, और ये तो क्या कोई मैंने जनरल पॉइंट ली थी, किसी कंडक्टर के अंदर कोई सी भी दो पॉइंट उठा लोगे उनकी पोटेंशियल हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो ये हो गई मेरी दैट, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कंडक्टर की, दैट द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम किसी कंडक्टर को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन, क्या बोलते हैं, सो कंडक्टर्स act as an equipotential सरफेस नहीं बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सरफेस की बात तो नहीं हो रही ना, कंडक्टर अगर सॉलिड कंडक्टर भी है तो उसके हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल रीजन, ठीक है। किसी भी कंडक्टर को हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, अंदर तो होगी नहीं, आउटसाइड ही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर आउटसाइड, ठीक है। अब कंडक्टर के हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होती है, तो वी कैन राइट दैट एज V इज कांस्टेंट at every point of a conductor, so its आउटर सरफेस, सी अगर हर पॉइंट पे सेम है तो क्या इसकी आउटर सरफेस पे भी पोटेंशियल सेम होगी, तो इसकी जो आउटर सरफेस है दैट विल बिहेव एज, आउटर सरफेस एक्ट्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैंने अलग से क्लास ली थी, अलग से टॉपिक पढ़ाया है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, कि एक पॉइंट मैंने ये बताया था आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दीज काइंड ऑफ सरफेसेस, ठीक है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये हमें पता है ना पहले से, यही बात है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कि मान लो आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल, कुछ फील्ड्स लाइन बनी हुई है, आपको बताना इनमें से कौन सी लाइन है जो सही है, ठीक है। ठीक है, तो दीज आर ऑप्शंस A, B, C, D, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो सही हमें जिसके पाथ सही है बिल्कुल, और ये जो स्फीयर है वो क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस है। सोचो A, B, C, D में से कौन सी डायग्राम, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही बनी है। देखो सबसे पहले तो ये B और C हम बिल्कुल कट कर सकते हैं, बिकॉज हमें क्या पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हमें क्या पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, तो ये लाइंस यहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायग्राम बनाई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया ना, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, तो ये तो होनी ही नहीं चाहिए थी बिल्कुल, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अब बात करते हैं ए और डी की, तो हमने एक प्रॉपर्टी क्या देखी, अभी भी देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर आउटसाइड। देखो इन अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, तो या तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट परपेंडिकुलरली ऑरिजिनेट करता हुआ दिखना चाहिए, या फिर परपेंडिकुलर टर्मिनेट करता हुआ दिखना चाहिए। तो अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, यहाँ पे ये टर्मिनेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं। क्या ये परपेंडिकुलर और ऑरिजिनेट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गलत है। डी पे आओ, तो
क्या किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो क्या इसकी रेडियल लाइन से होके पास करती हैं? सोचो, ये इसकी सेंटर है ना, तो क्या इसकी रेडियल लाइन से पास करोगे तभी आप कह सकते हो कि आप इस सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियल लाइन, कह सकते हो ना। तो यहाँ पे जो टेंजेंट तुमने ड्रॉ किया है क्या इसकी परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दिख तो रहा है परपेंडिकुलर, एटलीस्ट दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो आप कह सकते हो कि यस इट इज करेक्ट, है ना। एक तो इसमें अंदर में कोई लाइंस नहीं दिखाई, ठीक है, तो ये भी सही है। और दूसरी बात ये दिखाया गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपके पास दो दो प्रॉपर्टी आ गई। एक प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर जीरो, दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो दिस वाज फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड जो किसी कंडक्टर की होती है क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये हम गॉस लॉस निकालते हैं कितनी होती है। अभी तक आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में हम देखते हैं कि फिफ्थ वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। ये कैसे निकालें, इसको भी याद रख लो कि जस्ट कंडक्टर के बाहर, आप जस्ट बाहर इसलिए कह रही हूँ कि दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। जस्ट बाहर निकालना आसान क्यों है हमारे लिए, क्योंकि वहां पे गॉसियन सरफेस तुम ले सकते हो। देखो सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, और मान लो मुझे इस पॉइंट पे, कहीं पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, जस्ट आउटसाइड है, बिकॉज कंडक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दैट विल बी अनडिफाइंड, आप नहीं बता सकते, है ना। क्योंकि चार्ज कहाँ डिसाइड करती है, कंडक्टर पे डिसाइड करती है, और चार्ज पे अगर जाके तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप उसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट क्यों होगी इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पे ना सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। वी नो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, बिकॉज हर पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस हमने कैसा ले लिया, सिलेंड्रिकल लिया, और इस पॉइंट को क्या किया, इस यहाँ लेते हुए, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस पे लेते हुए, ये गॉसियन सरफेस मेरी सिलेंड्रिकल है, इनक्लोज्ड सरफेस लिया है हमने, और ये चार्ज का है इस सिलेंडर के सरफेस पे है, फ्लैट सरफेस पे है, ठीक है। मैंने इसकी एरिया ना बहुत छोटी ली है, काफी छोटी इसलिए ली है, इतनी छोटी एरिया लो कि जहां तक एरिया ये कवर कर रही है ना, वहां तक जो सरफेस ये इंक्लोज कर रहा है उस सरफेस पे तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी ना करे, ठीक है। इतनी छोटी एरिया लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहे, यानी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मेरी सेम रहेगी। तो मान लेते हैं इस पॉइंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मान लिया सिग्मा है। तो अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, E dot ds equals what is the charge enclosed by this Gaussian surface बच्चों। अगर मेरी ये Gaussian surface है और ये वो पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, पर है कितनी ये नहीं जानते हैं, है ना। कितनी चार्ज इनक्लोज कर रहा है, अगर इस पॉइंट पे मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे जो तुम्हारी इस पॉइंट इस सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आप क्या कह सकते हो, कितनी चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ये सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डी। सरफेस पे चार्ज है, और ये सिलेंडर है जो सरफेस को इस तरीके से क्रॉस कर रही है, तो इतनी चार्ज इनक्लोज करेगा ना ये सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये राइट साइड इक्वेशन की लेफ्ट साइड को देखो जरा ध्यान से, सरफेस ये क्या इनक्लोज्ड इंटीग्रल है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फिर से सरफेस आ गए, है ना, एक कर्व्ड सरफेस, एक फ्लैट, दूसरा दो फ्लैट है, कर्व्ड सरफेस है। तो सबसे पहले मैं अंदर वाली इनसाइड फ्लैट सरफेस की बात करूँ तो उसको हम लिख सकते हैं 0, वाई 0, बिकॉज ये लिख लो, रीजन क्या है, ये बिकॉज ये फ्लैट सरफेस की बात हम कर रहे हैं, इनसाइड वाली फ्लैट सरफेस की, एट इज 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 हियर, है ना। अंदर वाले फ्लैट सरफेस जहाँ पे है वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, बिकॉज ये कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो ऑब्वियसली इसकी इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल भी 0 होगी। दूसरी मेरी आ जाती है कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस पे जाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और कर्व्ड सरफेस की अगर एरिया वेक्टर लोगे तो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, मतलब पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू सरफेस दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप कह सकते हो इट इज जीरो बिकॉज हियर थीटा इज 90 डिग्री। भाई ई डॉट डी एस है ना, ई डी एस कॉस थीटा कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो हो गई। एंड नेक्स्ट वन इज, ठीक है, अपर वाली फ्लैट सरफेस, ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगी ई इंटू डी एस। कोई प्रॉब्लम है, कॉस थीटा कॉस जीरो 1, जीरो क्यों, बिकॉज ई वेक्टर और डी ए वेक्टर की एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो ये हो गई। अच्छा, इक्वल्स सिग्मा डी ए माना है ना मैंने, डी ए नॉट डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, तो डी ए गेट्स कैंसिल, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कितनी आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, ये थी तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती है कि इनसाइड द कंडक्टर जो फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इनसाइड द कंडक्टर अगर फील्ड जीरो होगी तो द कंडक्टर बिहेव्स एज अ मींस इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो चार्ज इंक्लोज्ड है, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर है, दैट इज ऑल्सो जीरो। मतलब चार्ज कहाँ रहते हैं, सिर्फ इसके सरफेस पे रहते हैं कंडक्टर के। तो किसी भी कंडक्टर में अगर तुम चार्ज देते हो तो वहाँ पे तुम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होती है इनसाइड, है ना, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह पे। तो किसी भी कंडक्टर को तुम कह सकते हो कि इट बिहेव्स एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन, बिकॉज हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होती है, और सरफेस पे पोटेंशियल को आप मान सकते हो, सरफेस के इक्वल मान सकते हो। सरफेस पे जितनी पोटेंशियल होती है उतनी पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर होती है। तो द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिहेव्स एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड इनसाइड हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन। ड्यू टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हर पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, है ना, जस्ट आउटसाइड की बात करें भाई, जस्ट आउटसाइड की बात करें तो इट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वे सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, जिसके जस्ट बाहर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। ठीक है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे, यहाँ पे देखो, इस जगह पे लिख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। यहाँ पे साथ ही साथ एक पॉइंट और लिख लेना कि हियर इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, द कंडक्टर बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें अभी भी पढ़ाई है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम डायलेक्ट्रिक की बात करते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर्स। डायलेक्ट्रिक बेसिकली वैसे इंसुलेटर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनमें अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो यहाँ पे पोलराइजेशन की फिनोमेना देखने को मिलती है। डायलेक्ट्रिक दीज आर दोज इंसुलेटर्स दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आई बात? ठीक है, देखो कंडक्टर्स और डायलेक्ट्रिक में क्या फर्क है। ठीक है, कंडक्टर्स डायलेक्ट्रिक की बात करते हैं। कंडक्टर्स में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे ना, अगर कंडक्टर्स को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज की मूवमेंट होगी, यहाँ पे चार्ज की नेट मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज आपके बैक साइड पे चले आएंगे, आई मीन इस साइड चले आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस साइड चले आएंगे, और इस मूवमेंट की वजह से इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और आप यहाँ कह सकते हो कि अगर ई मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज होगी दैट इज इक्वल टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट का नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूँ, आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना बच्चों, इट इज इक्वल टू ई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस प्लस ई नॉट इक्वल जीरो। तो दिस इज द केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में तुम्हारी जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कुछ ऐसे होती है कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है।
अगर मैं कंडक्टर की जगह पे डाइइलेक्ट्रिक ले लूं, अगर मैं कंडक्टर की जगह पे बच्चों डाइइलेक्ट्रिक ले लूं तो क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारे फ्री चार्ज तो होंगे नहीं जो मूव कर सकते हैं, या मैंने एक ऐसे सब्सटेंस ली जो डाइइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर फ्री चार्ज तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स। तो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे है ना, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या होती है, नेट सेपरेशन हो जाती है चार्जेस की। तो इस सेपरेशन की वजह से, बाउंड चार्ज की वजह से क्या होते हैं, चार्ज यहाँ पे डेवलप होते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना देखने को मिलता है, लेकिन दीज आर ड्यू टू बाउंड चार्ज, है ना। लेकिन यहाँ पे जो इंड्यूस्ड तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू कैंसिल आउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल फील्ड होती है मेरी ई नॉट, इससे इसकी वैल्यू जो ई इंड्यूस्ड होती है कम होती है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ई नेट, यहाँ पे ई नेट इक्वल्स क्या होगी, ई नॉट प्लस ई इंड्यूस्ड। तो ये देखा जाता है कि इट इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ड्यू टू दिस डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 तो नहीं कर सकता, लेकिन रिड्यूस कर देता है। तो ये लिख लो, इन डाइइलेक्ट्रिक induced charges reduce the net electric field inside the dielectric। ठीक है, तो अगर बाहर से सपोज 3 लाइंस पास कर रही हैं, 5 लाइंस पास कर रही हैं, तो अंदर से मे बी 2 लाइंस पास करें। समझ रहे हो, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। तो ये हो गई तुम्हारी डाइइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन। अब इसे समझने से पहले बच्चों ये समझो कि जितने भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ना, वो 2 तरह के मॉलिक्यूल से बनते हैं। पहली तो होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरी होती है पोलर मॉलिक्यूल। आई एम श्योर कि आपने इसे केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बता दो जरा जल्दी से। क्या H2 हो गई नॉन पोलर मॉलिक्यूल? क्या कार्बन डाइऑक्साइड? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, वैसे मॉलिक्यूल जिनकी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर ना एक पॉइंट पे ही होती है, जैसे एक कोई मॉलिक्यूल मैंने बनाया जिसकी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर बिल्कुल एक पॉइंट पे है, तो यहाँ पे नेट इफेक्ट चार्ज का 0 हो गया। कोई डायपोल नहीं बन रही। डायपोल कब बनती है? जब नेट सेपरेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो यहाँ पे नेट डायपोल नहीं बन रही। ठीक है, तो ये हो गई मेरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से दैट द नेट डायपोल मोमेंट इज 0। एक डायपोल मोमेंट 0 क्यों है? क्योंकि जब नेट सेपरेशन होती है ना, डायपोल कब बनता है? जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है सर्टेन डिस्टेंस का। तो यहाँ पे आप डायपोल मोमेंट क्या कहते हो? Q इंटू डी वेक्टर, वेयर डी वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे अगर बीच में कोई सेपरेशन है ही नहीं, अगर D 0 है, तो क्या कह सकते हो? P भी 0 होगा, डायपोल मोमेंट भी नहीं बन रही। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर प्रेजेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की बात करें, इफ E इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, बिकॉज ये बाउंड है, बिकॉज ये चार्ज क्या है एक दूसरे से, मतलब ये दीज आर नॉट फ्री टू मूव। तो यहाँ पे क्या होता है? सेपरेशन होता है, थोड़ा सा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में सेपरेशन हो जाता है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इधर और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड। ठीक है, इस तरह की सेपरेशन बन जाती है ना। ठीक है, और अगर मैं इसे डायपोल मोमेंट में आपको समझाऊं तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो यहाँ पे आप अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे कि नेट डायपोल मोमेंट मैम इस केस में नॉन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा होगा बच्चों, तो वहाँ पे डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट की होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। कन्वेंशन का फर्क है बस। ठीक है, केमिस्ट वो प्रीफर करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन लेना डायपोल मोमेंट की, और फिजिक्स में हम प्रीफर करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन लेना। पर इससे कॉन्सेप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखना। कन्वेंशन ऑपोजिट है लेकिन इससे कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑलरेडी थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है, अलग अलग होती है, तो इसमें ऑलरेडी डायपोल मोमेंट होते हैं। यानी अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो HCl वाटर मॉलिक्यूल, अगर HCl का मैं एग्जाम्पल लूं, होता क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी शेयरिंग अनइक्वल होती है। क्लोरीन पे हम मान सकते हैं कि ये पार्शली ये नेगेटिव चार्जेस पे चली आती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इसको डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट सेपरेशन चार्ज का आपको दिख रहा है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल पे, HCl के मॉलिक्यूल पे आपको चार्ज का नेट सेपरेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जरूर कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है ये इस तरीके से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और अपने फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की आपको दिख रही है, ठीक है। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लूं तो क्या होगा, आप कह सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी सेपरेटेड है बच्चे, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या ना कि इनकी ओरिएंटेशन डिफाइन नहीं होगी, ये डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज हो सकता है ना। तो इसकी जो नेट डायपोल मोमेंट लोगे ना, इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे मटेरियल की, जो कि काफी सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, अगर आप इसकी नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो आप कह सकते हो कि पूरे सिस्टम की जो डायपोल मोमेंट है ना, दैट इज इक्वल टू 0 है। अभी भी एक मॉलिक्यूल की नेट डायपोल मोमेंट तुम्हारी नॉन जीरो है, लेकिन टोटल अगर तुम पूरे मटेरियल की डायपोल मोमेंट निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0 इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ दोगे तो क्या होगा बताओ, अब तो तुम्हें समझ आ रहा है क्या होगा। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, क्या ये डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इन डायपोल मोमेंट को अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, वो करेगा ना। तो यहाँ पे कुछ पहली वाली ही डायग्राम देखने को तुम्हें मिलेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मेरी, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि नेट डायपोल मोमेंट मेरी क्या है, नॉन जीरो है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि चाहे तुम्हारी मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल या कैसे भी मटेरियल होती है तुम्हारी डायइलेक्ट्रिक की, सबके सब पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ external electric field dielectric develops net dipole moment, ठीक है। इन बोथ द केसेस, चाहे तुम्हारी मटेरियल नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनी हो या पोलर मॉलिक्यूल से बनी हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट वहां पे शो होगा, यानी पोलराइजेशन वहां होगी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक यही तो प्रॉपर्टी है कि डाइलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुमने रखी है तो वहां पे पोलराइजेशन होगा। अब ये पोलराइजेशन होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं इसे कैपिटल P से, इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं दैट नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इट इज इक्वल टू नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं, बेसिकली जब नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाने वाली वो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भी रखेंगे, तो उसकी बेस थोड़ी तैयार कर देती हूँ। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दूं तो क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो अभी भी हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर या पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट शो करती है, मतलब पोलराइजेशन हो रहा है एक्चुअल में,
तो मान लेते हैं कि ये डायपोल किसी भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, नेट डायपोल मोमेंट तो शो करेगी ना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा क्या कि डायपोल मोमेंट अपने आप को अलाइन करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से दिखा देती हूँ, ऐसे, ठीक है, मान लो मैं 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज इस साइड और पॉजिटिव चार्ज इस साइड, नेगेटिव चार्ज के सेंटर इधर, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर इधर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। ऐसे होगा ना, हर मॉलिक्यूल में कुछ सेपरेशन चार्ज की होगी, नेट डायपोल मोमेंट होगी नेगेटिव, नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। मतलब चार्ज एक्चुअल में मूव नहीं करा फ्रीली, लेकिन यहाँ पे चार्ज की सेपरेशन थोड़ी सी हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, बाउंडेड ही है लेकिन सेपरेशन हो गई है। अगर इस जगह पे ध्यान से देखो तो क्या आप देख पा रहे हो बच्चों कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड मॉलिक्यूल की नेगेटिव चार्ज ये काफी पास आ गए हैं, लगभग लगभग एक पॉइंट पे ही है। सिमिलरली सेकेंड मॉलिक्यूल की पॉजिटिव चार्ज, थर्ड मॉलिक्यूल की नेगेटिव चार्ज, क्या ये पास पास है बिल्कुल एक सेंटर पे। तो कह सकते हो नेट जो चार्ज है वो 0 मान सकते हैं। लेकिन जो सरफेस पे चार्ज यहाँ पे आए हैं, नेगेटिव चार्ज ये वाली और पॉजिटिव चार्ज इस राइट साइड की, इनको न्यूट्रल करने वाला कोई दूसरा चार्ज नहीं है। सेकेंड रो के लिए भी सेम फेनोमेना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ भी, यानी पहली मॉलिक्यूल की पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल की नेगेटिव चार्ज, पहले मॉलिक्यूल की एक तरह की चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल की दूसरे तरह की चार्ज कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है। लेकिन जो सरफेस पे चार्ज आ रहे हैं उनकी वजह से वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं, वो कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि नेट चार्ज किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तुम नेट चार्ज 0 मान सकते हो, बट नेट डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली 0 नहीं है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में तुम नेट चार्ज को इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक तुम 0 ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेट डायपोल मोमेंट इज नॉन 0। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम इसकी बनाऊं इसके जस्ट बाद की, तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये चार्ज को तुम हटा सकते हो, है ना। हमारे पास जो चार्ज बच जाता है, कहाँ बच जाता है, सिर्फ सरफेस का बच जाता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हो, है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सरफेस पे लेफ्ट साइड में और बचती है राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे। चार्ज अंदर है लेकिन क्या हो गया, नेट चार्ज यानी सम चार्ज, नेट सम ऑफ चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। नेट चार्ज तुम इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक 0 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक में चार्ज कुछ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो अपने अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 नहीं करती। यानी मान लो एक्सटर्नल फील्ड मेरी E है ना, और बिकॉज यहाँ पे चार्ज कुछ इस तरीके से तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इस तरीके से तुम्हारी अरेंज हुई है कि वो अपने अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 नहीं करा, पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। मान लेते हैं कि दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्जेस, है ना। और ये थी मेरी एक्सटर्नल फील्ड, ये है मेरी एक्सटर्नल फील्ड E, ठीक है, ओके। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो इसको कुछ लाइंस तुम पास करते हुए दिखा दो यहाँ से, इस डाइलेक्ट्रिक से कुछ लाइंस। अब ये कंडक्टर होती है तो फिर अंदर में लाइंस हम नहीं बनाते, पर अभी कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पे कैन वी राइट दैट दिस E इनसाइड इक्वल्स, क्या लिख सकते हैं बच्चे, E माइनस E इंड्यूस्ड लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अच्छा, E इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन रही है, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय K। व्हाट इज K? व्हाट इज K? सी, K होती है, K को कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको याद होगा, इससे मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को कुछ इस तरीके से आप डिफाइन करते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ वैक्यूम टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी मीडियम। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है वो क्या है, E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम हमने क्या माना है, E इनसाइड माना है ना, E इनसाइड। तो E इनसाइड को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से बच्चों, E इनसाइड को लिख सकते हैं E बाई K, तो वही तो लिखा है मैंने। अच्छा, K की वैल्यू क्या क्या होती है एक बार जल्दी से देख लो। K इक्वल्स होता है 1
फॉर वैक्यूम या एयर एंड इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें याद रहेगी तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहां से इस जगह से आप क्या लिख सकते हो, E इंड्यूस्ड इक्वल्स E कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ये चार्ज डेवलप हुई है ना सरफेस पे, दिस इज नॉट ड्यू टू फ्री चार्ज, मतलब एक्चुअल में चार्ज मूव करके वहां नहीं गई सरफेस पे। दीज आर दी चार्जेस, दीज आर दी चार्ज, इनफैक्ट बाउंड चार्ज लिख लो, दीज आर बाउंड चार्ज। ठीक है, दिस इंड्यूस्ड चार्ज आर ड्यू टू बाउंड चार्ज, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ये चार्ज सिर्फ सरफेस पे है ना, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं। कहीं किसी किसी बुक में सिग्मा आई देखोगे, किसी किसी बुक में तुम सिग्मा पी भी देख सकते हो, कहीं कहीं तुम सिग्मा बी भी देख सकते हो, सिग्मा पोलराइजेशन का पी हो गया, आई फॉर इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चार्ज को डिनोट करते हैं, दीज आर सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों। ठीक है ना, और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक में इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम नेट चार्ज 0 ले सकते हो, चार्ज सिर्फ सरफेस पे होती है। सॉरी, तो ये था पोलराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। होता क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली, तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू है जिसपे डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाए। ना ब्रेक डाउन होने का मतलब एक्चुअल में टूटना नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाए। डाइलेक्ट्रिक में क्या होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी जो उसमें चार्ज होते हैं वो फ्री नहीं होते, बाउंड होते हैं। लेकिन अगर हम एक सर्टेन वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें, जैसे मैं एग्जांपल में मान लो मेरी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल मैं बना के बताती हूँ तुमको, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू किया, अच्छा नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से ये फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चों? हाँ, क्या ये फोर्स हो सकता है इतना बढ़ जाए कि ये इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दे, है ना, और ये जो बाउंडेड चार्ज है ये फ्री हो जाए, है ना। तो जो इंसुलेशन है, जो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, वो तो खत्म हो गई ना। तो इसे ही बोलते हैं ब्रेक डाउन होना, यानी जो चार्ज है, बाउंड चार्ज है, वो सबके सब फ्री हो गए, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी ब्रेक हो गई। ठीक है ना, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अगर डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, it is the maximum value of electric field that a dielectric can withstand without breakdown, its insulating property। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसे मटेरियल जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल के डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास बच्चों। आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगली क्लास में हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और तब तक पढ़ते रहो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।